नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 2 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तर्क करना, जिसके अंतर्गत प्रैक्टिस क्लास आज आप लोगों का दूसरा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ना आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो ध्यानपूर्वक देखोगे तो सामान्य मानसिक योग्यता भाग 1 करके दिया है, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट जो टॉपिक है ना वो तर्क करना है। और अगर आप लोग चाहे बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे वो डीएलएड का कर रहे हो, दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो दोनों को ही ना अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ना तर्क करना में ना लगभग 1 से लेकर के 20 तक की जो क्वेश्चन है वो कराया था। और उसके बाद कुछ आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी दिया था। और उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में ना आज आप लोगों का ना 31 से लेकर के 50 तक की लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले का जो क्लास फर्स्ट था ना उसमें थोड़ा सा सरल लेके आया था, लेकिन आज की क्लास में उससे थोड़ा सा टफ है। मतलब कल की क्लास से आज से थोड़ा सा ना जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी होगा। और तीसरा जो क्लास लाऊंगा ना तो इसी में ना जो आप लोगों का तर्क करना जो टॉपिक है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट क्वेश्चन है ना वो लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करते हुए सरल से क्या है ना कठिन की ओर चलो, तो आप लोगों का बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगा। और जितना ज़्यादा अभी आप लोग ना रीजनिंग का प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक ऐसा है ना कि आप लोग रट नहीं सकते, इसको केवल समझ सकते हो। क्योंकि रटना ना रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेम प्रश्न नहीं पूछा जाता, उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसीलिए अपने समझ के आधार पर आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्य और जिले के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोगों को ना ध्यान देना है कि ये तीनों जो अलग अलग शब्द दिया जाएगा ना वो एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है, ये आप लोगों को क्या करना है, समझना है। और समझने के आधार पर ना आप लोगों को जो ये अलग अलग चित्र 4 दिया ना, तो चारों चित्र में से एक को आप लोगों को लेना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए सबसे पहले आप और बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्य और जिले के बीच संबंध को दर्शाता है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो होगा वो क्या आएगा, वो राष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्र मतलब देश हो जाएगा। और देश के अंतर्गत क्या आएगा, तो देश के अंतर्गत जो आएगा वो राज्य आ जाएगा। तो राष्ट्र सबसे पहले आएगा ना जी, कोई भी देश है वो, और देश के अंदर में क्या आएगा, तो वो राज्य आ जाएगा। और राज्य के अंदर क्या आएगा, तो जिला आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो राष्ट्र के लिए होगा, मतलब कोई भी देश होगा वो। और देश के अंदर क्या आता है, तो देश के अंदर जिला आता है सेकंड में। और थर्ड में क्या आएगा, राज्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आरेख अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच सही संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ फटाफट अंदाज में। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच संबंध को बोला है। तो आप लोग ये बताओ, अस्पताल में नर्स भी होता है और रोगी भी होता है, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा वो अस्पताल हो जाएगा। और नर्स अलग है अपने आप में और रोगी जो है वो अलग है। रोगी मतलब पेशेंट हो जाएगा, नर्स मतलब जो उसका देखभाल करता है, जो दवाइयाँ वगैरह देता है वो हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग होगा ना जी, और अस्पताल के अंदर ही दोनों रहते हैं ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो चित्र है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। कितना आप लोगों का सही होता है जरूर आप लोग ना लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और आंसर के साथ डालूंगा ये जो पीडीएफ है वो, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और व्हाट्सएप में कैसे जुड़ना है ये आप लोगों को बाद में बताऊँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर, पालतू के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो
तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू के बीच संबंध को दर्शाता है बोला है। तो सबसे पहला देखो, ये जो छोटा वाला जो सर्कल होगा ना, ये वाला जो दिया है फर्स्ट में सबसे अंदर, वो किस में आएगा? तो वो कुत्ता में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये जो सेकंड में जो सर्कल दिया है ना, वो किस में आएगा? तो वो जानवर में आ जाएगा। और उसके अलावा ये जो थर्ड में जो सर्कल दिया है अलग वाला ना, वो पालतू में आ जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि ये जो कुत्ता है वो क्या है? एक जानवर है। तो कुत्ता जो रहेगा वो क्या होगा? जानवर के अंतर्गत आ जाएगा, ये अंदर में हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि सभी जानवर क्या पालतू होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कुछ जानवर पालतू होते हैं और कुछ जानवर पालतू नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो सर्कल है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अलग नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। मान के चलो, ये मान लो मैं ये कुत्ता है, ये मान लो ये जानवर है, लेकिन पालतू पूरी तरह से अलग थोड़ी ना होगा जी। कुछ जो कुत्ता होगा वो पालतू होगा और कुछ जो जानवर होगा वो पालतू नहीं होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए ये वाला जो सर्कल होगा ना केवल वही करेक्ट हो जाएगा। छोटा वाला जो सर्कल है वो कुत्ता को दर्शाएगा, सेकेंड वाला उससे जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसके अंदर वाला ना, तो वो जानवर को दर्शाएगा। और पालतू जो आएगा वो साइड में हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो जानवर होते हैं वो पालतू होते हैं और कुछ जो जानवर होते हैं नहीं होते, मतलब जंगली होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है कि सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के संबंध को पूछा है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल होगा वो भवन निर्माण सामग्री में आ जाएगा। और उसके अलावा सीमेंट जो है वो अलग होता है और ईंट जो होता है वो अपने आप में अलग होता है। तो दोनों के दोनों क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों सामान क्या है? सीमेंट और ईंट जो है वो, तो वो भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि देखो भवन निर्माण में क्या लगता है जी? सीमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है और ईंट का भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियाँ तथा अक्षर कुंजियाँ के दिए हुए समुच्चय के लिए नीचे आकृतियों में से कौन सी उक्त तीनों के सर्वोत्तम संबंध की परिचालक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोगों को ना प्रश्न समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन दोबारा पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा धीरे से। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना जी। तो पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 35 को पढ़ो। कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियाँ तथा अक्षर कुंजियों के दिए हुए समुच्चय के लिए नीचे की आकृतियों में से कौन सी उक्त तीनों के सर्वोत्तम संबंध को परिचालित करता है? तो आप लोगों को ना ये जो तीनों अलग अलग जो शब्द है वो समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुंजी पटल कहने का मतलब है कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड आप लोगों को पता है ना, तो वो क्या कहलाता है? कुंजी पटल कहलाता है। उसके अलावा कार्यकारी कुंजियाँ क्या होता है? तो कार्यकारी जो कुंजियाँ है ना वो कीबोर्ड के अंदर जो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर जो मॉडिफायर जो की होता है ना, तो उसे ना कार्यकारी कुंजियाँ कहते हैं। उसके अलावा अक्षर कुंजियाँ किसे कहते हैं? तो ए से लेकर कि जेड तक की जो अल्फ़ाबेट रहता है ना जी कीबोर्ड में, तो उसे क्या बोलेंगे? तो अक्षर कुंजियाँ बोलेंगे। समझ में आया? शुद्ध हिंदी में बोला गया है, इसके वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो कुंजी पटल बोला है मतलब पूरा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या होगा? ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो क्या होगा? कीबोर्ड आ जाएगा। उसके अलावा कार्यकारी कुंजियाँ बोला है, तो कार्यकारी कुंजियाँ मतलब कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, ये जो ना मॉडिफायर की है वो अलग हो जाएगा। और उसके अलावा लास्ट में अक्षर कुंजियाँ बोला है, तो अक्षर कुंजी मतलब कीबोर्ड में जो ए से लेकर कि जेड तक की जो अल्फ़ाबेट रहता है वो अलग है ना। मतलब यह है कि ये जो बड़ा
वाला कीबोर्ड है और कीबोर्ड के अंदर ना जो मॉडिफायर की है अल्टर शिफ्ट ये जो है ना वो अलग हो जाएगा। और ए से जेड तक की जो की होगा ना, मतलब जो ए से जेड तक की जो आता है ना जी की, तो वो अलग हो जाएगा। तो दोनों के दोनों अलग अलग है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, तो कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से बोला था जी आप लोगों को धीरे धीरे ना आपका जो क्वेश्चन का लेवल है ना उसको ना टफ करते हुए चलूंगा, और तीसरा जो क्लास आएगा ना वो इससे भी टफ रहेगा। और आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों के लिए होमवर्क भी छोड़ूंगा, ठीक है, जो एक टफ क्वेश्चन है वो, तो उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को तो पूरा PDF जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा जी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। और व्हाट्सअप में कैसे जुड़ सकते हो ये बताओ ना, तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा ना प्रोफाइल मिलेगा और वहाँ कमेंट करके बोल सकते हो कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपका नंबर लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा ना रेंडमली आपके स्क्रीन पर ना एक व्हाट्सअप का नंबर शो कर रहा है, तो वो भी नंबर मेरा ही है, वहाँ पर भी ना आप लोग डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप करके बोल सकते हो कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से भी आप लोगों को ना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा, जो आप बाहर में जाके सिंपल थोड़ा बहुत जो खाते हो ना उतना ही लगेगा जी, इतना भी नहीं लूँगा कि आप एफर्ट ना कर पाओ, ठीक है, एकदम थोड़ा सा लूँगा, ठीक है। कोई भी बुक लोगे ना तो उससे कम 10 से 20% लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है कि मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध बोला है। तो सबसे बड़ा ये जो ना ऊपर वाला जो सर्कल होगा बड़ा वाला ना, तो वो क्या आएगा, वो फर्नीचर को दर्शाएगा। और उसके अलावा ये जो छोटा छोटा अलग सर्कल है वो मेज को दर्शाएगा और कुर्सी का दर्शाएगा, क्योंकि फर्नीचर के अंतर्गत मेज भी आता है और कुर्सी भी आता है। मेज क्या होता है, आपका जो टेबल है ना जी, जो टेबल वो मेज हो जाएगा, और कुर्सी क्या होगा, जिसमें आप बैठते हो कुर्सी वो हो जाएगा। तो टेबल अलग होगा मतलब मेज जो है वो अलग है और कुर्सी जो है वो भी अलग है, लेकिन दोनों के दोनों किस में आता है, तो ये फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा आरेख स्तनधारी गाय और कौवों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनधारी गाय और कौवे के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? तो स्तनधारी जो होगा ना वो ये वाला जो बड़ा वाला सर्कल है वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा गाय जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि स्तनधारी गाय भी होता है ना जी, तो स्तनधारी बड़ा हो जाएगा, ये वाला सर्कल है वो, और छोटा वाला जो आएगा ना वो गाय हो जाएगा। और उसके अलावा कौवा बोले है, तो कौवा जो है वो बिल्कुल अलग प्रजाति का है ना जी, तो ये इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। तो स्तनधारी के अंतर्गत कौन आएगा, गाय आ जाएगा, जिससे हमको दूध प्राप्त होता है, सुबह सुबह रोज हम लोग दूध पीते हैं ना। उसके अलावा जो कौवा है वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या सोचा होगा पता है, केवल ये दो ही होगा, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे ही घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आएगा ना तो लगभग 3 प्रकार के अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीज़ें या अलग अलग डाटा है ना वो दिया जाएगा। 3 डाटा को मिलाकर के इस प्रकार की जो वेन डायग्राम है ना वो बनता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। दी गई रेखाकृतियों में से वह एक को चुनिए जो दिए हुए 3 वर्गों को प्रदर्शित करती है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये जो ना टेक्स्ट दिया है उसको 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो ये 3 अलग अलग करके डाटा दिया हुआ है, ध्यान से देखो कौन कौन सा। तो 18 वर्ष से कम आयु वाले करके एक दिया है और कॉमा करके दूसरा फिर से दिया है, मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति, और तीसरा फिर से कॉमा करके दिया है, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो इन तीनों डाटा के लिए कौन सा चित्र बेटर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें जो डाटा दिया है उसको ध्यान से पढ़ो। 18 वर्ष से कम आयु वाले करके कॉमा दिया है, दूसरा जो दिया है मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति करके दिया है, और तीसरा जो दिया है वो मतदान कर चुके व्यक्ति दिया है। तो ये वाला जो बड़ा वाला सर्कल जो आएगा ना वो किसके लिए आएगा? तो मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति का नाम आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना बड़ा वाला सर्कल वो मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति हो जाएगा। उसके अलावा अंदर में जो छोटा सर्कल है ना वो मतदान कर चुके व्यक्ति होगा। मतलब जिनका मतदान सूची में नाम होगा वही व्यक्ति तो मतदान कर किया होगा ना जी। हैं पहले क्या अनिवार्य है? मतदान सूची में नाम होगा तभी ना मतदान कर पाएगा। तो मतदाता सूची में नाम वाला जो सर्कल है वो बड़ा वाला हो जाएगा, और मतदान कर चुके जो व्यक्ति होगा वो अंदर में आ जाएगा उसी के अंदर। और उसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु वाले बोले हैं, तो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो लोग होंगे वो अलग होंगे ना, उसका मतदान से कोई लेना देना होगा क्या? नहीं होगा। तो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो व्यक्ति होंगे वो अलग सा सर्कल बन जाएगा, ये वाला उसका। और उसके अलावा मतदान सूची में नामांकन जो होगा ना व्यक्ति तो वो बड़ा सर्कल हो जाएगा, और छोटा जो होगा मतदान सूची में नाम होगा तभी तो मतदान कर चुका होगा जी। बिना मतदान सूची में नाम के थोड़ी ना कोई मतदान कर पाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही संबंध को आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक समझना है, और ऐसे प्रश्न ना अधिकतर घुमा करके दिया जाता है, तो आप लोगों को ना ध्यान रखना है। जनरली इस प्रकार के चित्र में 3 प्रकार के डाटा दिया जाता है, तो इन डाटा को आप लोगों को समझना है, चाहो तो याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? सबसे फर्स्ट में दिया है वकीलों, शिक्षकों और शिक्षिकों का। तो शिक्षितों का में कौन कौन सा आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई लोग ऑप्शन नंबर बी को आंसर लिए होंगे, कैसे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर बी गलत होगा ये बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले करेक्ट कैसे होगा ऑप्शन नंबर सी ये जान लो। प्रश्न में क्या बोला है? वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों। शिक्षितों मतलब एजुकेटेड बोला है, तो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है वो शिक्षितों का आ जाएगा, मतलब जो एजुकेटेड है वो आ जाएगा। पढ़ लिख करके ही तो वकील बना जाता है और शिक्षक बना जाता है जी, तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाएगा? शिक्षितों के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा देखो वकील जो होगा वो इसमें आ जाएगा, और उसके अलावा शिक्षकों जो होगा वो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। कैसे बनोगे? तो कई वकील जो है वो शिक्षक भी हो सकता है, और कई शिक्षक जो है वो वकील भी हो सकता है कि नहीं? आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई जो वकील है जो वकालत करता है उसके साथ साथ शिक्षक का भी कार्य करता है, तो ये भी हो सकता है। और कई शिक्षक जो है वो वकील का भी कार्य करता है, तो ये भी हो सकता है। मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति क्या हो सकता है? शिक्षित हो सकते हैं, शिक्षक के साथ साथ वकील हो सकते हैं, और कुछ वकील जो है वो वकीलीगिरी के साथ साथ शिक्षक वाला कार्य भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो डायग्राम है ना ऑप्शन नंबर सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैसे गलत होगा? इसमें अलग अलग दे दिया है, शिक्षकों का पेशा अलग दे दिया है और वकील का पेशा अलग दे दिया गया है। पेशा अलग है मानता हूँ, लेकिन कई जो व्यक्ति होंगे वो वकील जो है वो शिक्षक भी होंगे, कई शिक्षक जो है वो क्या होंगे? वकील भी होंगे। तो इसीलिए क्या होती है? तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी इसमें नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद से सेंस लगाना है इसमें, मतलब रीजनिंग में ना आपको खुद से ये समझना पड़ेगा, अलग से लिखा हुआ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। स्त्रियां, बहनें, शिक्षक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। नहीं, तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है स्त्रियां, बहनें और शिक्षक बोला है, तो सबसे पहले जो स्त्रियां आ जाएगा बड़ा वाला सर्कल इसमें जो दिया है वो, और उसके बाद बहनें बोला है, तो स्त्रियां ही तो बहनें होंगी जी, मतलब जो लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी वही तो बहनें होगा ना। तो ऊपर में ये क्या आ जाएगा? स्त्रियां आ जाएगा, और स्त्रियां क्या होता है? बहनें होता है, तो ये इसमें आ जाएगा। और कुछ बहनें या कुछ स्त्रियां क्या होता है? शिक्षक होता है, और कुछ शिक्षक क्या होंगे? बहनें होंगे या स्त्रियां
स्त्रियां हो सकता है। तो सभी के सभी नहीं, कुछ कुछ जो होंगे वो स्त्रियां हो, जो होगा वो शिक्षक हो सकता है, कुछ शिक्षक बहनें हो सकते हैं या स्त्रियां हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी वाला जो सर्कल है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ना आप लोग देखा करो कि स्त्रियां मतलब ये बड़ा सर्कल आ जाएगा। स्त्रियां क्या होती है, जनरली बहनें होती है आपस में, तो इसके नीचे में आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा। और शिक्षक बोला है तो स्त्रियां क्या शिक्षक होती है कि नहीं, हो सकता है। बहनें क्या शिक्षक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो इसीलिए कुछ स्त्रियां या कुछ बहनें जो है वो शिक्षक हो सकता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए इसके बाद निर्देश करके दिया है, इसको पढ़िए। 41 से 42 निम्नलिखित वेन आरेखों में से कौन सा वर्ग के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। 41 करके दिया है मानव, पक्षी और पशु। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मानव, पक्षी और पशु करके दिया है। तो देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना वो किस में आ जाएगा, वो पशु में आ जाएगा। उसके अलावा मानव जो होगा ना वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर मानव जो है वो पशु कैसे होगा। तो देखो चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जनरली दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ना आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर सी को लेना है। और उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं, तो देखो मानव को सबसे पहले क्या बोला जाता है, उसको वनमानुष भी बोला जाता है ना, कि मानव का जो अस्तित्व हो बंदरों के समान, चिंपांजियों के समान, उसका धीरे धीरे विकास होकर के मानव स्वरूप लिया है बोल करके। तो इसीलिए मानव को ना पशु के ना अंतर्गत लिया गया है इस प्रश्न में, इसके वजह से ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है। उसके अलावा पक्षी जो है वो उसका जनरेशन जो होगा ना वो पूरी तरह से पक्षी जो है वो अलग होगा। तो क्या होगा इसमें, सबसे ऊपर में जो डायग्राम बनेगा ना, ऊपर में जो सर्कल है वो पशु को दर्शाएगा और मानव जो है उसके अंतर्गत नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा पक्षी जो है वो पूर्णता से अलग हो जाएगा। और इसमें बाकी नहीं होगा जी, ये अलग अलग ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा इसको मत सोचना कुछ मानव पशु होंगे कुछ मानव मानव होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा जी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। फल, सेब, संतरे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो फल, सेब और संतरे बोला है। तो ये वाला बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो फल को दर्शाएगा, क्योंकि सेब और संतरे दोनों क्या है, फल ही है ना जी। तो इसीलिए ये बड़ा वाला सर्कल फल को दर्शाएगा। और सेब अलग है अपने आप में और संतरे अलग है, दोनों के दोनों अलग है ना जी, हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 43 को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को पढ़िए। इसमें देखो साफ साफ ये बोला है विमान, पायलट और आकाश। तो क्या होगा आपको ये बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विमान, पायलट और आकाश बोला है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आकाश में क्या उड़ता है जी। तो आकाश में विमान उड़ता है। और विमान पे कौन उड़ाता है विमान को, तो वो पायलट उड़ाता है। तो सबसे पहला देखो बड़ा वाला सर्कल जो होगा वो आकाश हो जाएगा, क्योंकि आकाश में क्या उड़ता है जी, विमान उड़ता है। तो आकाश के अंतर्गत क्या आ जाएगा, विमान आ जाएगा। और विमान को कौन उड़ाता है, तो पायलट उड़ाता है, तो ये आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले आकाश आएगा, आकाश के बाद क्या आएगा, विमान आएगा। और विमान के बाद क्या आएगा, पायलट आएगा, क्योंकि इसी के अंदर चलता है ना जी तीनों के तीनों। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं समझना है कि विमान अलग है, पायलट अलग है, आकाश अलग है, कोई अलग नहीं है, तीनों सिमिलर है, ठीक है। तीनों को एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, इसी के अंतर्गत आ जा रहा है, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा वेन आरेख शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों के बीच संबंध को सही प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शिक्षकों, विद्वानों और छात्र के बीच संबंध बोला है। तो एक साइड क्या होगा, छात्र हो जाएगा, एक साइड शिक्षक हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले कुछ जो शिक्षक होंगे वो विद्वान होंगे, और कुछ जो विद्वान होंगे वो क्या होंगे, शिक्षक होंगे। और कुछ जो छात्र होंगे वो विद्वान भी हो सकते हैं, और कुछ जो छात्र होंगे वो शिक्षक भी हो सकते हैं कि नहीं, आप लोग ये बताओ
क्यों? क्योंकि देखो जो शिक्षक होता है वो भी ट्रेनिंग में जाता है तो सीखता है, तो अपने आप को क्या मानेगा, छात्र भी मान सकता है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तीनों होगा ना जी। शिक्षक जो होगा वो विद्वान होगा जो वो छात्र भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो डायग्राम है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को अब ध्यान से पढ़िए। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण दिया है। तो देखो वातावरण के अंतर्गत ऑक्सीजन भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में अलग है और ऑक्सीजन क्या है, ये अलग है। लेकिन दोनों के दोनों क्या आता है, वातावरण के अंतर्गत ही आता है, वातावरण में ही पाया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला है जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर बोला है, तो जानवर तो दोनों के दोनों ही आ जाएगा ना जी। चाहे वो ज़मीन में रहने वाले जानवर हो, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जानवर हो, तो दोनों के दोनों क्या होगा, जानवर होगा। लेकिन ज़मीन का जानवर अलग होगा और समुद्र में रहने वाला जानवर अलग होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला है सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सोडा वाटर बोला है, मिनरल वाटर बोला है और लिक्विड वाटर बोला है। तो आप लोगों को ये बताओ ना कि लिक्विड जो है ना वो क्या होगा। सोडा वाटर भी लिक्विड है और मिनरल वाटर भी लिक्विड है, लेकिन सोडा वाटर जो है वो अलग है और मिनरल वाटर जो है वो अलग है। सोडा वाटर क्या होता है आप लोगों को पता है ना जी, हैं जो दारू में मिला करके पी लेते हैं ना वो सोडा वाटर हो जाएगा। मिनरल वाटर जो नॉर्मल जो फ्रेश वाटर रहता है उसको मिनरल वाटर कहते हैं। लेकिन दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड जो होगा वो बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा और सोडा वाटर अलग होगा और मिनरल वाटर अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं और भूगोल को पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा ना जी, हैं आप लोग 6वीं से 8वीं जिसमें पढ़े हो उसमें आप लोगों का एक विषय जो था वो सामाजिक विज्ञान था और उसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते थे, इतिहास को पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत और भूगोल को भी पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो क्या है, इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख घर, ईंट और पुल को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला है घर, ईंट और पुल बोला है, तो सबसे पहले ईंट हो जाएगा और ईंट किससे बनता है, तो ईंट से घर बनता है। और पुल किससे बनता है, तो पुल भी जो है वो किससे बनेगा, तो वो क्या बनेगा, ईंट से ही बनेगा। तो ये बीच वाला जो सर्कल होगा वो ईंट को दर्शाएगा और ईंट से क्या बनता है, ईंटों से घर भी बनता है और ईंट से क्या बनता है, पुल भी बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल है ना वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन घर से पुल तो नहीं बनता या पुल से
से घर तो नहीं बनता ना, तो ये दोनों दोनों जो रहेगा ना वो प्रॉपर अलग होगा, कि जो ईंट होगा ना वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें देखो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी करके दिया है, तो जो बड़ा वाला सर्कल होगा ना वो मानविकी को दर्शाएगा। और मानविकी का जो मतलब है वो होता है कि उन अकादमिक विषय को मानविकी कहते हैं जो मानव की संस्कृति, इतिहास, साहित्य, दर्शन और भाषा के मध्य ना क्या करता है, उनके अनुभव के स्वरूप को ना विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक अध्ययन करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानविकी बोलेंगे। और मानविकी के अंतर्गत क्या आएगा? तो वो समाजशास्त्र अलग हो जाएगा और उसके अलावा जो मनोविज्ञान है वो अलग हो जाएगा। तो मानविकी जो होगा वो बड़ा सर्कल हो जाएगा जिसमें समाजशास्त्र भी आता है और मनोविज्ञान भी आता है, लेकिन समाजशास्त्र अलग विषय है और मनोविज्ञान अलग विषय है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 52 को आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, और बिल्कुल ये नया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक प्रश्न होमवर्क दूंगा और जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो इस प्रकार से जो डायग्राम है ना उसको आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। लगभग 15-20 आप लोगों को और प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। पहले आप ट्राई कीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को ना मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, ये जो 4 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है? तो देखो 3 प्रकार की अलग अलग ना इसमें आकृतियाँ दिया है ना। देखो सर्कल दिया है, उसी प्रकार से ये डिब्बा वाला दिया है, उसी प्रकार से ये क्या दिया है? त्रिभुज दिया है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में अवेलेबल है? तो ध्यान से देखोगे तो ये जो 4 संख्या है वो देखो त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, उसके अलावा ये जो चतुर्भुज है उसके अंतर्गत भी मतलब जो वर्गाकार है ना उसके अंतर्गत भी आ रहा है, और उसके अलावा ये जो सर्कल है उसके अंतर्गत भी आ रहा है। ये जो 4 है वो देखो ना जी, उसके अलावा 3 जो है वो नहीं आ रहा है किसी में भी। देखो दूसरा में आ रहा है, मतलब त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन इसमें वर्गाकार में आ रहा है क्या? ये जो चौड़ा वाला है उसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, केवल 4 आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को छांटना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखो ध्यान से देखो, हटा दो तो ये जो 4 है उसको देखो, तीनों जो अलग अलग जो आकृतियाँ हैं तीनों के अंतर्गत आ रहे हैं, और इसमें वही पूछा है कि सभी ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है, बोला है कौन सी संख्या है वो, तो केवल 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर पूछा जाता ना कि केवल सर्कल में कौन सी संख्या आ रहा है, तो सर्कल में पूछा जाता तो केवल देखो 8 जो आ रहा है। अगर त्रिभुज सिर्फ में कौन सी संख्या आ रहा है, तो देखो त्रिभुज वाले में सिर्फ में बोलता तो 7 आ जाता, 1 आ जाता। ठीक उसी प्रकार से अगर बोला जाता कि त्रिभुज और वर्गाकार इन दोनों में कौन सी संख्या आ रहा है, तो ये 5 जो है वो आ जा रहा है। कैसे? तो देखो त्रिभुज के अंतर्गत 5 आ रहा है, उसके अलावा ये वाला जो चतुर्भुज है उसके अंतर्गत भी क्या आ रहा है, तो ये 5 जो है वो आ रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार से जैसे ही पूछा जाए ना तो आप लोगों से अच्छे से बन जाए। चलिए अब आप लोगों को लेना एक जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूँ। इसको सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो और आप लोग इसका आंसर खुद से दोगे। ठीक है, और प्रश्न में क्या बोला है ये पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 51 को पढ़िए। इस आरेख में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की संख्या दर्शाई गई है। इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है इतिहास और जीव विज्ञान की जो संख्या है ना वो कितना है, कितने विद्यार्थी है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो अलग अलग सर्कल में अलग अलग जो विषय है ना उसको दिया है, अध्ययन का विषय है वो। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 26। दोनों को जोड़ करके आप लोगों को बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। और 52 में आप लोगों को बताया था ना, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। और आप लोग अगर कि कमेंट करोगे ना मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। उसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना इसी प्रकार से, तो आप लोगों को ना सबसे पहले इसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है ना वो 18-20 अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और आज के अगर कहीं क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो पूरा PDF है ना अभी कुछ टाइम बाद अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।